एक लड़का अपनी आर्थिक स्थिति से काफी गुजर रहा था। उसके घर में खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। फिर वो विचार करता है कि क्यों ना मुझे कहीं बाहर जाकर के पैसा कमाना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। ये विचार करके वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ और कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि अभी अभी तो शादी हुई है और 2 महीने नहीं बीत पाए शादी के लिए, तब तक तुम हमें छोड़ करके परदेश जा रहे हो। वो कहता है कि तुम तो जानती हो घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और इसके बावजूद भी तुम हमें जाने से रोक रही हो। तब वो कहती है ठीक है, अच्छा अगर तुम जा ही रहे हो तो चले जाओ, लेकिन फोन पर बात करते रहना और जब भी मौका मिले तब घर घूम कर जरूर जाया करना। लड़का कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, जब भी छुट्टी मुझे मिलेगी तब मैं घर घूमने जरूर आया करूंगा। उससे पहले वो विचार करता है कि बूढ़े माँ बाप हैं, इनसे भी जरा मिलता चलूं। तब वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं दिल्ली काम करने के लिए नोएडा जा रहा हूँ और घर की आर्थिक स्थिति तो आप लोगों को पता ही है कितनी खराब है और दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है जो उसके भरोसे हम बैठे रहें, इसलिए मैं काम के लिए जा रहा हूँ और तुम अच्छे से रहना। और मैंने अपनी पत्नी से भी कह दिया है कि वो तुम्हारी देखभाल अच्छे से करेगी। ये कह करके वो वहां से अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो ला करके उन्हें देना और कोई भी पैसे की कमी पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे खाते में डाल दिया करूंगा। यह कहकर के वो लड़का परदेश में चला जाता है। नोएडा में एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने लगता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता है। लगभग उसके लिए 4 महीने बीत जाते हैं। वैसे तो फोन पर बात करता रहता था और फिर दीपावली का जब त्योहार नजदीक आता है तो वो विचार करता है, इधर से उसकी पत्नी भी कहती है कि अब तो काफी समय हो चुका है, घर आ जाओ, और दीपावली का त्योहार भी आ चुका है। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं घर जरूर आऊंगा, क्योंकि घर पर जो स्थिति है वो भी खराब है और जब मैं पैसा लेकर के आऊंगा तो हम सबकी दीपावली बड़े अच्छे से हंसी खुशी से मनेगी और तुम्हारे लिए वस्त्र भी लाऊंगा और माँ बाप के लिए भी कपड़े लेकर के आऊंगा। ये बात अपनी पत्नी से फोन पर वो कहता है और उसके बाद फिर वो फोन काटने के बाद मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मैनेजर साहब, मुझे घर जाना है दीपावली पर और मेरे बूढ़े माता पिता हैं और घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, त्योहार का समय आ रहा है। वो कहता है ठीक है, आप चले जाइए। लड़का विचार बनाता है कि मैं शाम को यहाँ से बैठूंगा और सुबह अपने शहर की स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और फिर कुछ देर के बाद गांव पहुंच जाऊंगा। वो लड़का यही विचार करके शाम को स्टेशन पर पहुंच जाता है और स्टेशन से सीधे वो ट्रेन पर बैठ जाता है। सुबह होते ही वो अपने शहर की स्टेशन पर उतर जाता है और फिर वो स्टेशन पर जब उतरता है तब वो देखता है कि सुबह सुबह 2 बुजुर्ग स्टेशन पर जो यात्री लोग थे, ट्रेन से उतर रहे थे, उनके सामने हाथ फैला फैला करके भीख मांग रहे थे। वो लड़का देखता है कि आखिर ये कौन निर्दयी व्यक्ति है जिसने अपने माँ बाप के लिए इस स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है। अरे कम से कम माँ बाप का तो ध्यान रखना चाहिए था। वो लड़का विचार करता है कि कितने कमजोर हैं, वृद्ध हैं, चलो मैं भी कुछ ना कुछ इनकी मदद कर देता हूँ। वो लड़का जैसे ही पास पहुंचता है और उसकी नजर जैसे ही उन बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ती है तो वो एकदम से भावुक हो जाता है। उसके हाथ में जो बैग होती है वो छूट जाती है, जमीन पर गिर जाती है और फिर एकदम से दौड़ करके जाता है, उन दोनों की कौली भर करके बुरी तरह से वहां पर रोने लगता है। और जहां वो यात्री थे वो सभी इस दृश्य को देख करके हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर अभी तो ये दोनों भीख मांग रहे थे, लेकिन ये कौन लड़का है जो इन दोनों की कौली भर करके रोने लगा। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करती है। एक परिवार में पति पत्नी 2 रहा करते थे। उस परिवार में उनका एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय काफी समय से अपने गांव में रह रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया। और पढ़ाई करने के लिए आज के दौर में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता थे, खेती का काम इतना था नहीं उसके पास, उसके माता पिता पर ज्यादा नहीं, 2 ही बीघा जमीन थी जिसमें वो खाने के लिए केवल पैदा कर पाते थे। इस वजह से वो अजय के लिए पढ़ा लिखा नहीं पाए थे। अजय ऐसे ही
2-4 क्लास पढ़ा था, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी का भार आ चुका था। जब घर की जिम्मेदारी का इंसान के ऊपर भार आ जाता है तब उसे तीनों लोगों का दिखाई देने लगता है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे पैसा जोड़ना है, कैसे काम करना है, कैसे खर्चा निकालना है। और जब तक इंसान दूसरे के खर्चे पर रहता है, जब तक लड़का माँ बाप के खर्चे पर रहता है, तब तक उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, उसे तो केवल अपनी शौक मौज दिखाई देती है। और जब वो अपने खर्चे पर आ जाता है, खुद पैसा कमा करके खर्च करने लगता है, तब वो एक एक रुपए बड़ी सोच समझ करके उठाता है। तभी उसे पता लगती है कि आखिर पैसे की वैल्यू क्या होती है। इधर वो लड़का जब पढ़ाई नहीं कर पाता अजय, तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुमने पढ़ाई भी नहीं की है और फिर आखिर तुम जाओगे कहाँ, ऐसा कर लो तुम शादी कर लो, और शादी कर लोगे तो फिर घर अच्छे से चलता रहेगा, तुम कमाते रहोगे, बहू घर का काम करती रहेगी। और हम लोग भी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। जैसी उनकी स्थिति थी बस उसी हिसाब से, अपने मेल के हिसाब से वो अपनी लड़की की शादी तय कर लेते हैं अजय की। और कुछ दिन के बाद में जब वो पैसे की व्यवस्था करते हैं, एक दूसरे से कर्जा लेते हैं और फिर वो अपने लड़के की अजय की शादी करते हैं, तो ममता नाम की जो लड़की थी वो दुल्हन बन करके अजय के घर में अजय की पत्नी बन करके आ जाती है। और फिर क्योंकि अजय पहले से भी गरीब था और फिर उसने अपनी शादी में जो पैसा खर्च किया था वो पैसा भी उसे दूसरे का निकालना था, क्योंकि उसने कर्ज लेकर के विवाह किया था। 2-3 महीना तो हो जाते हैं, फिर पैसे जिसके थे वो लोग पैसे मांगने लगते हैं कि भाई अजय अब हमारे पैसे की व्यवस्था करो, अब तुम्हारी शादी को 2-3 महीना हो चुके हैं। अजय सोचता है कि आखिर पैसा मैं कहाँ से लेकर के आऊं, क्या करूं, घर पे कोई इतना काम धंधा है नहीं, ना ही कोई बिजनेस है मेरी, ना ही कोई नौकरी है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि ममता देखो, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां कुछ काम धंधा करूंगा और वहां से जो कुछ पैसा मिलेगा तो मैं जो लोगों का कर्जा आ रहा है वो उतार दूंगा और फिर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। पहले तो वो उसकी पत्नी मना करती है, तब वो समझाता है बैठ करके, देखो ममता, घर पे बैठे रहेंगे तो फिर हमारे तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो हम घर पर बैठ करके तुम्हें खिला सकें या खुद का पेट भर सकें, और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी भी देखभाल करनी है, और फिर वो भी तो कोई काम नहीं कर सकते, उनका भार भी तो हम लोगों के ही ऊपर है। इसलिए तुम चिंता मत करो, जब भी मुझे टाइम मिला करेगा तब मैं घर घूम जाया करूंगा। इस बात को वो राजी हो जाती है। फिर वो अपने माँ बाप से भी कहता है, फिर वो भी इजाजत दे देते हैं, कहते हैं कि बेटा जब कमाओगे नहीं तो फिर जिसका पैसा आ रहा है वो कर्जा कैसे निकलेगा। यह कह करके वो अपनी पत्नी के पास जाता है, बैग उठाता है और वहां से सीधे नोएडा के लिए दिल्ली को चला जाता है। नोएडा में जाकर के एक एक्सपोर्ट कंपनी में वो काम करने लगता है। उधर तो वो काम कर रहा था, काफी समय बीत जाता है उसे, और आप जानते ही हैं प्राइवेट कंपनियों में कोई खास पैसा नहीं मिलता, वही 10-12 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, वो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इधर तो अजय एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई का काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे एक दूसरे का जो पैसा है वो निकल जाए तो अच्छा रहेगा। इधर अजय अपनी पत्नी से फोन पर बात करता रहता है, लेकिन अजय की जो पत्नी थी वो उसके माँ बाप से बात नहीं कराती थी। अजय कभी कहता भी था कि माँ बाप से बात करा दो तो वो बातों को टहला देती थी कि मैं इधर हूँ उधर हूँ, ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ, लेकिन वो कभी भी बात नहीं कराती थी। अजय को तो ये पता था कि हमारी पत्नी हमारे माँ बाप की अच्छे से देख रेख कर रही है, अच्छे से केयर कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि हमारी पत्नी हमारे माँ बाप के साथ कुछ और ही सलूक कर रही है। इधर अजय अपना काम कर रहा था और उसकी पत्नी जो ममता थी वो उसके माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कर रही थी कि शायद कोई दुश्मन भी नहीं कर पाएगा। वो ना तो उन्हें खाना देती थी, हर समय गाली गलौज करती थी, और जब उसकी जो बूढ़ी माता थी वो कमजोर थी, उन पर काम नहीं होता था, तो वो उसे गाली देती थी और कहती थी कि बुढ़िया अगर तू काम नहीं करेगी तो तुझे पानी भी पीने को नहीं दूंगी मैं, अभी तेरा लड़का घर पर नहीं है, मैं जैसा कहूंगी वैसा तुझे करना होगा अगर तुझे अपना पेट भरना है तो, और नहीं भरना है तो मैं तुझे मार मार करके घर से भगा दूंगी। अब वो बुजुर्ग माता पिता बेचारे आगे करते तो करते क्या, अब वो बात भी नहीं कर सकते थे अपने बेटे से, क्योंकि फोन तो उसी के पास था, वही बात करती थी। वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, ना तो उनके कपड़े धोती है, ना उन्हें टाइम से खाना देती है, देती भी है तो एक व्यक्ति का खाना देती है, उन एक ही व्यक्ति के खाना में से वो दोनों पत्नी बुजुर्ग
खा लेते हैं और बस पानी पी करके अपना गुजारा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका बहुत ज्यादा शरीर सूख गया था। ना तो उनके साथ वो अच्छे से व्यवहार कर रही थी, ना उन्हें टाइम से खाना दे रही थी, ना उससे वार्तालाप अच्छे से कर रही थी। इस प्रकार से उसने इतना दुखी कर दिया था उन बुजुर्ग माता पिता के लिए। अब वो प्रयास करते थे कि मैं अपने बेटे से बात कर लूं, लेकिन करते बेचारे तो करते किससे, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। अब वो एक दिन धक्का मार करके घर से निकाल देती है और कहती है कि यहाँ पड़े रहते हो, चारपाई तोड़ते रहते हो, और मैं और मेरा पति तुम्हें कहाँ तक खिलाएगा? आखिर तुम तो मरने वाले अभी हो नहीं, और फिर मैं कहाँ से लाऊंगी तुम्हें खिलाने के लिए? यहाँ घर में पड़े हो, दोनों टाइम खाना चाहिए, चाय चाहिए, और तुमको पैसा भी चाहिए, सर्फ साबुन का खर्चा भी मैं उठाती हूँ, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जैसा करो, जैसा भरो, मेरे पास कुछ नहीं है, घर से निकल जाओ। अब वो धक्का मार करके घसीटती हुई, मारती हुई उसके माता पिता को घर से निकाल देती है। अब वो बेचारे रोते हुए चले जाते हैं, लेकिन आखिर करें क्या? उनके लिए तो बेचारों को अपने बेटे का नंबर भी याद नहीं था, जो किसी दूसरे से फोन करके उससे बात कर लेते। अब वो पड़ोस में ही उनके गांव के एक शहर लगता है, उस शहर में जो रेलवे स्टेशन थी वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। और वहीं जब उनको शाम को भूख लगती है तो वो विचार करते हैं कि आखिर अब क्या करें, हमारे पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तभी वो यात्रियों से वहां हाथ फैला करके भीख मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं दोनों कि हमें कुछ दे दो, हमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। किसी को तरस आ जाता था तो वो 2-4 रुपए दे भी जाता था, और किसी को नहीं आता था तो वो नहीं भी देता था। इस प्रकार से वो पूरे दिन भीख मांगते थे तो 50-100 रुपए एकत्र हो जाते थे, और उसके बाद फिर वो आपस में दोनों लोग मिल करके किसी ठेले पर बैठ करके खाना खा लिया करते थे। इस प्रकार से उनका टाइम कट रहा था। रोज भीख मांगते थे यात्रियों के सामने, और फिर जो कुछ पैसा हो जाता था उससे अपना पेट भर लिया करते थे। धीरे धीरे यूं ही 4 महीना बीत जाते हैं, लेकिन उसकी अजय की पत्नी ममता ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारे माता पिता को मैंने घर से निकाल दिया है, यानी उनके बारे में कोई बात नहीं की थी। इधर 4 महीना उसे हो जाते हैं, और इधर दीपावली का पर्व भी करीब आने लगता है। तब वो कहती है कि तुम घर नहीं आओगे, दीपावली का त्योहार आने वाला है। अजय कहता है क्यों नहीं आएंगे, 4 महीने हो चुके हैं, ना तो तुमसे मिले हैं ना माँ बाप से मिले हैं, मैं जरूर घर पर आऊंगा। इधर अजय अपने मैनेजर से बात करता है और कहता है कि सर मुझे घर जाना है और मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कुछ पैसे लेकर के जाऊंगा तभी हमारे घर में दीपावली मनाई जाएगी। मैनेजर भी उसकी मजबूरी को समझता है और उसका पेमेंट कर देता है और कहता है ठीक है आप जाइए, और जब दीपावली करके पुनः फिर आ जाइए। वो कहता है ठीक है सर। शाम के लिए वो पेमेंट लेता है और सोचता है कि मैं आज रात को बैठूंगा ट्रेन पर तो सुबह अपने शहर पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से गांव चले जाऊंगा। यह विचार करके वो रात्रि में स्टेशन पर पहुंचता है, ट्रेन आती है, उस पर बैठ करके सुबह 4 बजे ही स्टेशन पर आकर के उतर जाता है। 1 घंटा वो स्टेशन पर बैठता है, क्योंकि वहां पर अभी कोई सवारियां नहीं चल रही थी। तभी जब सुबह होता है, थोड़ा थोड़ा दिन फैलता है, तब उसकी नजर 2 बुजुर्ग पर पड़ जाती है। वो स्टेशन पर यात्री जो ट्रेन से उतर रहे थे उनके सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहे थे। तभी वो देखता है कि देखो ये कौन निर्दयी है, क्योंकि वो लड़का दूर था, कि इन बुजुर्गों के लिए स्टेशन पर छोड़ करके चला गया है। इनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, भीख मांग मांग करके खा रहे हैं, इतने बदनसीब हैं ये। अब तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तभी वो सोचता है क्यों ना इनकी मैं भी कुछ मदद कर दूं। तब वो करीब जाता है उन बुजुर्गों के, तब उसकी नज़र उनके चेहरे पर पड़ जाती है, और उनके चेहरे को देख कर वो एकदम से दंग रह जाता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, हाथ में जो बैग पकड़े होता है वो बैग छूट करके जमीन पर गिर जाती है। वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे, उसी अजय के माता पिता थे, जो उसकी पत्नी ने उन्हें उसके जाने के बाद घर से मार मार करके, धक्का मार करके भगा दिया था। अब वो स्टेशन पर बेचारे भीख मांग रहे थे। ये देख करके वो बैग तो छोड़ देता है और दौड़ करके जाता है, अपने माँ बाप की कौली भर करके वो स्टेशन पर बुरी तरह से रोने लगता है। सभी लोग वहां पर खड़े हुए थे, यात्री, वो सब इस दृश्य को देख रहे थे कि आखिर ये कौन लड़का है, कहां से आया है, जो इन भिखारियों के गले लिपट करके रो रहा है। उनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी, ना जाने कितने दिनों से नहाए नहीं थे, कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए थे, जो उनके पास कोई रुक भी नहीं रहा था। ये स्थिति देख करके वो बहुत ज्यादा रोता है और उन्हें वहीं बिठा लेता है और कहता है
माँ बाबूजी आपकी ये हालत कैसे हो गई, और मैं तो तुम्हें घर पर छोड़ करके आया था, फिर तुम स्टेशन पर कैसे आ गए और यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो। तब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर दिया, रात दिन वो हमको मारा पीटा करती थी, खाना नहीं देती थी, एक ही व्यक्ति के लिए खाना दिया करती थी तो हम दोनों लोग मिलकर के उसी खाने को खा लिया करते थे। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी हमारा पेट नहीं भरा, इसके बाद भी उसे शांति नहीं आई, तो उसने हमें मार मार करके धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर के उस लड़के के तन में जैसी आग सी लग जाती है और गुस्से की वजह से उस पर रुका नहीं जाता और तुरंत वो अपनी बैग उठाता है, अपने माँ बाप को साथ लेता है और एक ऑटो किराए पर करता है अपने घर के लिए। और जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी। तब वो दरवाजा खटखटाता है, तब वो किवाड़ खोल करके देखती है तो अपने पति को देख करके एकदम खुश हो जाती है और जैसे ही पीछे उसके माँ बाप खड़े थे उनको देखती है तो एकदम से झुंझला जाती है। फिर वो पूछता है अपनी पत्नी से कि ममता एक बात बताओ, आखिर हमारे माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था जो तुम हमसे बदला ले रही हो। तुमने हमारे माँ बाप को इतना प्रताड़ित किया और मैं जब भी बात करने की तुमसे कहता था माँ बाप से तो तुम हमें बातें इसीलिए बता देती थी कि ये अपनी स्थिति ना बता दे। आखिर चोरी कब तक इंसान की छुपती है, एक दिन वो चोर कितनी भी चालाकी क्यों ना चले लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। और तुमने हमारे माँ बाप को मारा पीटा, घर से निकाल दिया, इन्हें खाना नहीं दिया, और जब तुमने हमारे माँ बाप को घर से निकाल दिया तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि हम तुम्हें रखें और तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे पास रहो, क्योंकि हमारी जो तन की धरोहर है ये हमारे माँ बाप की देन है। और जब तुम हमारे माँ बाप की नहीं हो सकी तो तुम हमारी क्या हो सकती हो। हम तो केवल तुम लालच से, स्वार्थ से हमसे जुड़ी हुई हो, क्योंकि हम तुम्हारा जीवन काटेंगे और जिस जीवन काटने वाले को माँ बाप ने जन्म दिया है उसकी तुम कदर नहीं कर रही हो, इसलिए आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन करके वो हाथ पकड़ के अपनी पत्नी का घर से बाहर खींचता है। तब वो रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। वो कहता है इसमें क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, तुमने हमारे बुजुर्ग माता पिता पर इतना अत्याचार किया है, तुम हमारे रिश्ते में कोई नहीं हो। और वो खसीटता हुआ वहीं से सीधी अपनी ससुराल ले जाता है और सारी हकीकत उन्हें बताता है और कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, तुम्हारी बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सारी हकीकत बताता है। तो उस लड़की के घर वाले भी अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा थू करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तेरा तो यही हसल होना चाहिए, अब तू ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, ऐसे ही भटकती रहेगी। तूने अपने सास ससुर को नहीं समझा तो तू फिर हम लोगों के साथ कैसे अपना समय बिता सकती है। अब तो वो बहुत ज्यादा पछताती है, उसका पति उसे छोड़ करके चला आता है और बड़े आनंद से अपने माँ बाप की सेवा करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका यूं ही समय बीतता चला जाता है। तो साथियों ये कहानी कैसी लगी, अजय ने सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई शिक्षादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।